हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मुनमुन। और आज डे 5 है जिसमें कि हम 7 डे के चैलेंज में आज करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेजीम। सो टाइप ऑफ रेजीम, रेजीम मतलब क्या होता है? सत्ता या फिर अथॉरिटी, पावर। ठीक है। सो कितने टाइप की अथॉरिटी होती है या कितने टाइप की रेजीम होती है, पहले हम ये जान लेते हैं। बेसिकली दो टाइप की रेजीम होती है, एक डेमोक्रेटिक रेजीम होता है और दूसरा नॉन डेमोक्रेटिक रेजीम होता है। सो डेमोक्रेटिक रेजीम क्या होता है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। मतलब कि डेमोक्रेटिक रेजीम, डेमोक्रेटिक से ही पता चल रहा है कि कंट्री जो होगा वहाँ के जो भी कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर होंगे वो कैसे होंगे। तो पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली, सो डेमोक्रेटिक रेजीम का मतलब होता है कि कंट्री में फ्री फेयर इलेक्शन होते होंगे, राइट। नाउ यदि और कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द सिटीजन्स, ठीक है, वो सिटीजन के प्रति अकाउंटेबल होगी गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट है कि रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन चलेगा और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक्स यही सब होता है, राइट। सो उस अकॉर्डिंग टू हम रेजीम को भी इस तरह से जस्ट डिफाइन कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक रेजीम है, इसका मतलब कि प्रोटेक्शन होगा फंडामेंटल राइट्स का एंड सेपरेशन ऑफ पावर होगा ऑन द 3 लेवल, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो ये कुछ फीचर्स हो गए जो हमने बात करा डेमोक्रेटिक रेजीम के अंदर, राइट। नाउ अब टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक रेजीम की हम बात करें तो उसमें 3 से 4 टाइप आते हैं। सबसे पहला टाइप डेमोक्रेटिक रेजीम के अंदर, मतलब डेमोक्रेटिक सत्ता या पावर या अथॉरिटी के अंदर आने वाली कौन कौन से जस्ट टाइप होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक प्रीव्यू दे दूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं रेजीम मतलब सत्ता, पावर, शक्ति, यानी कि जैसे कि हमारे देश में हम जानते हैं कि भारत में प्रेसिडेंटल पार्लियामेंट्री, मतलब भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, राइट। सो उसी तरह से अमेरिका में हम जानते हैं कि प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगी कि और सारे देशों में क्या क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर कौन से टाइप की रेजीम चलती है। सो अक्सर हमने सुना है कि कंट्री या तो मोनार्कियल बेसिक पर चलती है ना, कंट्री का जो हेड है वो मोनार्क है, या तो प्रेसिडेंटल रूल चलता है, कंट्री का हेड जो है वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंटल रूल चलता है, या ऑटोक्रेटिक है, या अथॉरिटेटिव है, या तो टोटलिटेरियन है। सो व्हाट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे होल्ड, राइट, दिस इज ऑल अबाउट द रेजीम। सो रेजीम में हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके का शक्ति या फिर सत्ता वहाँ के जो हेड होते हैं वो अपने पास होल्ड करते हैं। तो सबसे पहला डेमोक्रेटिक रेजिम में हम पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंटरी डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं। प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी, अभी प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी क्या होता है इसके बाद हम पार्लियामेंट जानेंगे। लेकिन पहला प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी क्या होता है, जहाँ पर जिस देश में हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट दोनों ही सेम होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, एंड हेड ऑफ द स्टेट, ये दोनों ही सेम होता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर ब्राज़ील, इसमें क्या होता है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूशन में जितना भी रोल प्ले करना है उसका हेड भी प्रेसिडेंट होंगे, और पीपल्स को यदि एड्रेस करना हो, स्टेट को यदि एड्रेस करना हो तो उसको भी एड्रेस प्रेसिडेंट ही करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी, राइट। इसके फीचर्स की यदि हम बात करें तो प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि प्रेसिडेंट का एक फिक्स टेन्योर होता है, राइट। डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, जैसे हम जानते हैं एज कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलता है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। प्रेसिडेंट का जो कोलेजियम प्रोसेस है दैट इज़ नॉट अबाउट डायरेक्ट वे, इनडायरेक्टली हम अपने देश में प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, बट इन प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट वे में होता है, राइट। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप पर हम चलते हैं डेमोक्रेटिक रेजिम में। तो सेकेंड टाइप इज पार्लियामेंट्री रेजिम। अभी हमने बात करा प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी का। नाउ अब हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, इसमें क्या होता है हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों ही अलग अलग होती है। सो ध्यान से सुनिएगा कि हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट
जो कि होता है प्रेसिडेंट, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूशन के हेड, दैट इज पीएम, प्राइम मिनिस्टर। सो हमारे कंट्री में हम क्या कहते हैं, पीएम इज द रियल हेड, ठीक है। एग्जीक्यूशन का रियल हेड पीएम होता है, और नॉमिनल हेड या फिर सेरेमोनियल हेड एज अ सिग्नेचर बेसिक, है ना, जिनके सिग्नेचर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, या फिर जो अपॉइंटमेंट बेसिकली पीएम के सजेशन पर करते हैं। सो ये सब काम प्रेसिडेंट का होता है। बट हम रियल हेड की बात करें तो दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर। सो इसके एग्जाम्पल कंट्रीज़ की हम बात करें तो ऑब्वियसली दैट इज़ इंडिया एंड ऑल्सो यूके, क्योंकि हमने इस मॉडल को यूके से ही अपनाया है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक हम जानते हैं कि कॉलोनियल रूल हमारे कंट्री पर ब्रिटिश के थ्रू चला, ब्रिटिशर्स के थ्रू चला। सो हम यूज टू हो गए उस सिस्टम के, एंड पीपल्स इससे यूज टू हो गए, मतलब हो गए थे। तो इसी मॉडल को बहुत ही ईजिली एक्सेप्ट कर लिया गया जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कि हम भी हमारे देश में भी जस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रेजीम को ही फॉलो करा जाएगा, राइट। इसके कैरेक्टरिस्टिक की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है, पीएम जो होते हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट फीचर कि अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन रिमूव एग्जीक्यूटिव। सो अविश्वास प्रस्ताव पास करा जा सकता है गवर्नमेंट को उनके पद से हटाने के लिए, राइट। सो नाउ इसमें क्या होता है कि पार्टी डिसिप्लिन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है। तो ये कुछ फीचर्स हो गया जो कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर देखते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज सेमी प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी। अब ये सेमी प्रेसिडेंटल क्या होता है, सेमी मतलब दोनों ही होगा, है ना, मतलब कि कंबाइंड फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री प्लस प्रेसिडेंटल। सो प्रेसिडेंट का भी कुछ फीचर्स यहाँ होगा एंड पार्लियामेंट का भी कुछ फीचर्स होगा। सो दोनों ही सिस्टम को जब कोलैप्स कर दिया जाता है, मतलब कंबाइन नॉट कोलैप्स इन द सेंस ऑफ कंबाइन कर दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड सेमी प्रेसिडेंटल डेमोक्रेसी। इसके एग्जाम्पल कंट्रीज़ में फ्रांस एंड रसिया, ठीक है। फ्रांस में बहुत बार जस्ट चेंज होता रहा है गवर्नमेंट का फॉर्म। सो हम उसको कह सकते हैं कि वो सेमी प्रेसिडेंटल है, कि आधा प्रेसिडेंटल फॉर्मेट को अपनाता है, आधा पार्लियामेंट्री फॉर्मेट को अपनाता है। इसके फीचर्स की यदि हम बात कर लें तो यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन करवा दिया जाता है, क्योंकि हमने देखा दोनों फॉर्म का कुछ मिक्सचर होता है। सो प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होता है एंड पीएम रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द लेजिस्लेचर, ठीक है। पीएम लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड पावर जो होता है, डिवीजन ऑफ पावर वेरी बाय कंट्रीज, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि वो अपने इनर यूनिट को किस तरह से पावर डिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है ना। 4 इज जो कि डेमोक्रेटिक रेजीम के टाइप में आता है, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या है, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन डायरेक्ट होता है, और ये बेसिकली स्मॉल पॉपुलेशन वाले कंट्रीज में होता है, जिसमें सारे लोग अपना जस्ट कंट्री के रूल्स रेगुलेशन में डायरेक्ट पार्ट ले सके, लाइक राइट, इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली कर सके। सो ये बेसिकली स्मॉल कंट्रीज़ के पॉपुलेशन के लिए होता है। इसके यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो आज का स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। एंड एंशियंट टाइम की यदि हम बात करें तो एंशियंट टाइम में डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ प्रैक्टिस करी जाती थी, तो दैट इज़ ग्रीस, एथेंस, ठीक है। तो एथेंस, ग्रीस के एथेंस में ये प्रैक्टिस करी जाती थी, और आज के हम स्विट्ज़रलैंड में इसे देख सकते हैं। ना इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि आज तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी सारे देशों में, मतलब सारे देश में बोलने का मतलब क्या है कि देश डायरेक्ट डेमोक्रेसी को नहीं अपना सकते हैं एज पर पॉपुलेशन। उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं अपनाई जा सकती है, बट स्मॉल कंट्रीज इसको अपनाती है। ये डिपेंड करता है कि कंट्री किस टाइप में ज़्यादा इंटरेस्टेड, मतलब किस टाइप को अपनाना चाहती है, राइट। सो बेसिकली क्या है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मेनली 4 टूल्स होते हैं, 4 टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इन टूल्स को अक्सर कंट्रीज अपनाती है, ठीक है। चाहे वो किसी भी फॉर्मेट पर चल रही हो, चाहे प्रेसिडेंटल रूल वहाँ पे चल रहा हो, चाहे पार्लियामेंट्री रूल चल रहा हो, चाहे एस्ट्रो कैसे चल रहा हो, चाहे अथॉरिटेटिव रेजिम चल रहा हो, लेकिन इन 4 जो भी मैं बताने वाली हूँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स को कंट्रीज़ में अपनाया जाता है। जैसे कि हम बात कर लें कि अक्सर
पाकिस्तान में जब भी मिलिट्री कू होता है, जैसे कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जब मिलिट्री कू हुआ, तो रेफरेंडम दैट इज़ अ टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो रेफरेंडम का यूज़ करवा के प्रेशराइज करके लोगों से ये ले लिया गया कि वहाँ पर जैसे मिलिट्री रूल ही चलना चाहिए। एंड दूसरा इसका यूज़ हुआ 2016 या 2016 या 17 में, जब यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन को एडजस्ट लेना था, तो जस्ट रेफरेंडम का यूज़ करा गया है 2020 में, जस्ट वो एडजस्ट हो गया बाय यूजिंग द टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी दैट इज़ रेफरेंडम। ठीक है, सो अब हमने दो एग्जांपल जान लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ करे जाते हैं। अब हम टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टूल्स होते हैं। सो बेसिकली 4 टूल्स होते हैं। पहला होता है रेफरेंडम, दूसरा होता है इनिशिएटिव, तीसरा होता है रिकॉल एंड चौथा होता है प्लेबिसाइड। ठीक है, प्लेबिसाइड। सो रेफरेंडम में क्या होता है, सरकार कुछ भी इंट्रोड्यूस करती है और जस्ट पब्लिक से यस या नो में कन्फर्मेशन लेती है कि हमने कोई पॉलिसी प्रोग्राम कुछ भी लाया तो ये आपको पसंद है या नहीं है, उसमें सिर्फ आंसर यस और नो में देना रहता है। ठीक है, ये होता है रेफरेंडम। ना दूसरा होता है रेफरेंडम का ही मैंने अभी 2 एग्जांपल दिया, ब्रिटेन के एग्जिट के बारे में एंड पाकिस्तान का एग्जांपल दिया। ठीक है, तो दूसरा टूल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव से ही पता चल रहा है कि जब पीपल्स को या फिर उस देश में रहने वाले सिटीज़न को लगता है कि सरकार का ध्यान यहाँ नहीं जा रहा है और इस चीज़ को एड्रेस किया जाना चाहिए, तो दे प्रपोज समथिंग टू द गवर्नमेंट। तो जो वो प्रपोज करते हैं, लोग जो प्रपोज करते हैं गवर्नमेंट को, दैट इज़ कॉल्ड इनिशिएटिव। ठीक है, तो प्रपोज बाय द पीपल्स टू द गवर्नमेंट, दैट इज़ इनिशिएटिव। नाउ थर्ड वन इज़ रिकॉल। रिकॉल क्या होता है कि किसी भी ऑफिसर को उसके टेन्योर से पहले ही यदि हम रिमूव करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ कि वो बहुत अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है या पावर का मिसयूज़ कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉल। एंड फोर्थ वन इज़ प्लेबिसाइड। अब प्लेबिसाइड क्या होता है? प्लेबिसाइड और रेफरेंडम में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि रेफरेंडम में यस या नो में आंसर लिया जाता है एंड प्लेबिसाइड में क्या होता है, सरकार ओपिनियन चाहती है सिटीजन से। ठीक है, इसमें यस नो का नहीं होता है, उसमें सिर्फ ओपिनियन वो चाहती है। जैसे मान लेते हैं कुछ भी न्यू प्रोग्राम या पॉलिसी लॉन्च करी, जैसे हम दिल्ली का एग्जांपल है, एक टाइम पहले ये रूल आया था दिल्ली में ऑड इवन वाला, बट उसमें यूज़ नहीं करा गया था प्लेबिसाइड को। मैं बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए ये बता रही हूँ कि दिल्ली में जस्ट ऑड इवन गाड़ियों का कि ये दिन में ऑड गाड़ियाँ चलेंगी और इन दिनों में इवन गाड़ी रोड पर चलेंगी। तो उसमें क्या है कि सरकार को लग रही है कि कुछ नया है, पब्लिक इस पर कैसा अपना रिस्पॉन्स देगी, तो वो क्या करेगी, इस टूल के थ्रू, प्लेबिसाइड के थ्रू पीपल्स का या पब्लिक का ओपिनियन ले सकती है। हालांकि ऐसा यूज़ नहीं करा गया था इस टूल को, लेकिन मैं इसको रिलेट करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ओपिनियन ले सकती है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस में इसको यूज़ करा जाता है एंड स्पेशली इसको टेरिटोरियल डिस्प्यूट में करा जाता है। जैसे कि बेरूबारी वाला केस एक हुआ था हमारे देश में कि ये वाला हिस्सा पाकिस्तान को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि जो टेरिटोरियल डिबेट्स होते हैं, डिस्प्यूट होता है, राइट, तो उसमें पीपल्स का या फिर जो सिटीज़न का ओपिनियन लेने के लिए सरकार इस टूल का यूज़ करती है, दैट इज़ कॉल्ड प्लेबिसाइड। ठीक है, सो 4 हमने टूल्स देख लिया। कौन कौन सा? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल, पहला रेफरेंडम, दूसरा इनिशिएटिव, तीसरा रिकॉल एंड चौथा प्लेबिसाइड। ओके, नाउ डेमोक्रेटिक रेजीम यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं नॉन डेमोक्रेटिक रेजीम के बारे में। मतलब कि अभी तक जो हमने टाइप्स देखे, दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिक रेजीम। मतलब कि जब फ्री फेयर इलेक्शन होंगे, सरकार रिस्पॉन्सिबल टू पीपल्स या सिटीज़न होंगी, राइट। बट अब जो हम पढ़ेंगे उनके फीचर्स की हम बात कर लेते हैं नॉन डेमोक्रेटिक रेजीम के बारे में। यहाँ पर क्या होगा, फ्री फेयर इलेक्शन का एब्सेंस होगी। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक नहीं है तो नॉन डेमोक्रेटिक है, दैट इज़ वाई फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होंगी। लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा, लोगों का पार्टिसिपेशन भी नहीं होगा। रिस्ट्रिक्ट सिविल लिबर्टीज़, अब सिविल लिबर्टीज़ या राइट्स भी लोगों को नहीं मिलेंगी। लैक ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, पूरे जस्ट
पॉलिटिकली किसी एक पार्टी का डोमिनेंस होगा तो कंपटीशन कैसे होगा पॉलिटिकली, राइट? अभी हम इसके टाइप्स में जानेंगे कौन कौन से टाइप्स आते हैं। देन कंसंट्रेशन ऑफ पावर, किसी एक अथॉरिटी के पास ही सारी पावर होती है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता जैसे कि डेमोक्रेटिक रेजिम में होता है। स्टेट कंट्रोल करता है पूरा का पूरा मीडिया के ऊपर, राइट? सो मीडिया क्या करेगी, कौन सा न्यूज़ उसे स्प्रेड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऑल अबाउट द अथॉरिटी, अथॉरिटी डिसाइड करेगी। नाउ अब हम टाइप्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम में सबसे पहले टाइप में आते हैं, दैट इज़ अथॉरिटेटिव या अथॉरिटेरियन रेजीम। अब ये अथॉरिटेरियन रेजीम क्या होता है, जिसमें कि पूरे देश का लीडर एक सिंगल लीडर होता है, ठीक है? एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो चाइना, चाइना में क्या होता है, चाइना एक अथॉरिटेरियन रेजीम वाला कंट्री है, बट ही सोज, वो अपनी कंट्री को दिखाता है कि वो डेमोक्रेटिक है, बिकॉज आज के वर्ल्ड में, आज के एरा में कंट्रीज खुद को डेमोक्रेटिक दिखाती है ताकि उसके साथ ट्रेड रिलेशन ग्लोबल लेवल पर बना रहे, राइट? और बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो आपस में कोलैबोरेशन या उनको जो प्रॉफिट या बेनिफिट मिलता है एज अ डेमोक्रेटिक दिखाने से, वो चाइना उससे छूट जाएगा कहीं ना कहीं। दैट इज़ वाई ही शो हिमसेल्फ his country democratic, but actually he is not a democratic country, he it is a authoritarian regime, ठीक है? अथॉरिटेरियन रेजिम मतलब चाइना में एक पार्टी ही चलती है, जैसे आपको पता होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सो वन पार्टी डोमिनेशन है, एक लीडर है, सारी की सारी दूसरी जो छोटी पार्टीज होती है उसको भी उसी पार्टी से परमिशन लेना पड़ता है कि हम कॉम्पिटिट करें या नहीं करें। तो यदि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इग्नोर कर दे या मना कर दे तो बात ही या सवाल ही नहीं होता कि कोई दूसरी पार्टी जीतेगी, और जीत भी नहीं सकती, बस परमिशन लेना पड़ता है। वो दिखाती है खुद को टाइम टाइम पर इलेक्शन करवा के कि वो कितनी डेमोक्रेटिक कंट्री है। ही शोज ओनली, बट इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री इटसेल्फ, राइट? सो इसका एग्जाम्पल कंट्री में आ जाएगा चाइना, एंड द अदर वन इज सऊदी अरबिया, राइट? नाउ अब हम दूसरे रेजिम की बात कर लेते हैं नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम में ही, दैट इज़ टोटलिटेरियन रेजिम। सो टोटलिटेरियन रेजिम क्या होता है, टोटल, है ना? टोटल मतलब टोटल से हम इसको जस्ट रिमेंबर रख सकते हैं कि टोटल मतलब ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, लाइफ का जितना भी सारे एस्पेक्ट हैं उन सब पर इसका कंट्रोल होता है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे कल्चर हो, चाहे ऑफिशियल आइडियोलॉजी हो, मतलब देश का अपना आइडियोलॉजी होगा या जितने भी सारे डायमेंशंस हैं सब पर लीडर का या फिर कंट्री के हेड का ही डोमिनेशन होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड टोटलिटेरियन रेजिम, कि टोटल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ पर उसी का कंट्रोल होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में जैसे नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का हेड है किंग जोंग, राइट? सो किंग जोंग ने अपनी कंट्री में ऐसा अनाउंस करा हुआ है कि उसके जैसा हेयर स्टाइल कोई और वियर नहीं कर सकता, या फिर उस कंट्री में कुछ ऐसा है कि सारे जितने भी मेल या फीमेल होंगी एक ही टाइप का सबको हेयर कट रखना है। और बेसिकली इस कंट्री में क्या है कि जो जो भी सबके लिए एक ड्रेस कोड फॉलो किया जाता है, कि आपको यदि स्कूल के लिए फ़ोटो लेना है, कॉलेज के लिए लेना है, वर्क के लिए लेना है, तो सबका एक स्पेसिफिक लोग जस्ट हेयर कट होगा और उसके लिए स्पेसिफिक ड्रेस कोड भी होगा। सो ये क्या कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट, की हर एस्पेक्ट पर कंट्रोल रख रही है। तो दिस इज़ कॉल्ड टोटलिटेरियन, राइट? एक टाइम में नाजी जर्मनी में भी ये करा गया था कि उनका जो ड्रेस होता था उनके साइड में जो स्वास्तिक जैसा एक निशान होता था, राइट? तो ये क्या होता था, ड्रेस कोड मेंटेन करा जा रहा है, मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट में उस अथॉरिटी का कंट्रोल हो रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड टोटलिटेरियन रज़ीम। एंड इसी के रिगार्डिंग मैं कुछ स्टोरीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जैसे चाइना जो है, चाइना इज़ अ अथॉरिटेरियन रज़ीम, जैसे कि हमने पढ़ा। सो चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या है, चाइना का अपना गूगल है, अपना जस्ट सर्विस टैक्सी सर्विसेज है, सो अपना सर्च इंजन है। सो बेसिकली चाइना से कोई भी मीडिया रिपोर्ट ना तो बाहर आ सकती है, क्योंकि सरकार का कंट्रोल है कि कौन सी रिपोर्ट बाहर जाएगी, कौन सी न्यूज़ बाहर जानी चाहिए, और कौन सी न्यूज़ देश के अंदर जाएगी, लोगों को सुनना चाहिए, इस पर भी चाइनीज़ गवर्नमेंट का कंट्रोल है, राइट? सो ऑल अबाउट ऑल अबाउट कि देश के लोग कौन से न्यूज़ को सुनेंगे या देश के अंदर से कौन सा न्यूज़ बाहर जाएगा, ये सब पर कंट्रोल है चाइनीज़ गवर्नमेंट का।
ठीक है। सो बेसिकली उनका अपना गूगल इंजन, सर्च इंजन, ये सब कुछ अपना है। तो इंटरनेशनल लेवल पर वो अपनी चीज़ों को मेंटेन करके चलता है। तो उसके डेटा लीक का जस्ट डेटा स्टोर या डेटा लीक का केसेस ग्लोबल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर नहीं हो सकता। एक तरीके से ये पॉजिटिवनेस है उस कंट्री के लिए। बट या ओवरऑल जो भी हो, जैसे कि बहुत इतनी बड़ी पेंडेमिक में जो कोरोना वायरस फैला, तो कैसे हुआ, क्या हुआ, वहाँ के जो लोकल रिपोर्टर्स ने भी सर्च करने की कोशिश की, तो वो भी कभी फिर वापस मिले नहीं, राइट। कहाँ गायब हो गए पता नहीं। सो ये क्या दिखाता है कि सरकार के अगेंस्ट में आप कुछ नहीं कर सकते हो। सरकार जो चाहेगी वही जस्ट शो ऑफ होगा, वही दिखाया जाएगा, वही बताया जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अथॉरिटेरियन रिजीम एंड टोटलिटेरियन रिजीम। इसी के रिगार्डिंग मैं चाइना के रिगार्डिंग एक चीज़ और बता दूँ कि जस्ट एक घटना चाइना में होता है कि सिनेमन स्क्वायर, ये सिनेमन कुछ थोड़ा सा आई थिंक रॉन्ग है, बट या लास्टली स्क्वायर है, कि एक ऐसा घटना चाइना में कि वहाँ पर कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने सिविल राइट्स के लिए। सो रातों रात क्या होती है कि वहाँ की गवर्नमेंट उन सारे स्टूडेंट्स पर बुलडोजर चलवा देती है। तो दिस शो कि हाउ द कंट्रीज जस्ट सिविल राइट्स सिस्टम इज़ सो बैड, है ना, कि गवर्नमेंट को जस्ट वो अपने सिविल राइट डिमांड कर रहे थे और उस पर भी सरकार ने ऐसे रिएक्ट किया कि सारे स्टूडेंट्स पर बुलडोजर चलवा दिया गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कैसा उस कंट्री का। और ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ जस्ट गूगल और इन सब के थ्रू ही मैं बता रही हूँ कि आप देखो कि इस कंट्री में कैसे सिविल राइट्स है ना। तो जस्ट आप देख लो कि हम भारत में रहते हैं, हम सिविल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का हमारा प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट है। बट ऐसे कंट्रीज़ की यदि हम बात करें अथॉरिटेरियन रिजीम की, तो सिविल राइट्स मांगने भी जाओ तो आप पर बुलडोज़र चलवा दिया जा रहा है। सो ये कुछ अथॉरिटेरियन रिजीम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राइट। सो नाउ टोटलिटेरियन रिजीम, उसमें क्या होता है, टोटलिटेरियन रिजीम में हम देखते हैं कि सारा एस्पेक्ट में कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, राइट। सो नॉर्थ कोरिया में ऐसा जस्ट इंसिडेंट हुआ था कि एक बार एक वुमेन के घर में आग लग जाता है एंड शी जस्ट रन आउट फ्रॉम हर हाउस एंड जस्ट बाद में पता चलता है कि वो अपने घर से उनके जो पूर्वज की मूर्ति होती है, नॉर्थ कोरिया में क्या होता है बेसिकली, जो पूर्वज होते हैं नॉर्थ कोरिया के, जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके स्टैचूज गली मोहल्लों में लगी हुई है, उन्हीं को ऑबे करना रहता है, राइट। जस्ट उन्हीं को जो लोग पूजा मतलब भगवान की तरह पूजते हैं एंड उन्हीं के सिलेबस को जस्ट जैसे हम अपने हीरोज़ को बुक्स में पढ़ते हैं ना, फ्रीडम फाइटर के स्ट्रगल में, जस्ट उनके हीरोज़ को हम मतलब फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल्स को हम पढ़ते हैं, उसी तरह से उस कंट्री में ना किंग जॉन के हिस्ट्री में जितने भी उसके ग्रैंडफादर या फादर, इन सबको पढ़ाया जाता है। एंड उस लेडी को इसलिए किल कर दिया गया ये बोल के कि तुम खुद निकल के आ गई, आग लग गया रूम में तो घर में तो, बट तुमने गॉड फादर जो एज अ गॉड है उनको, उनकी मूर्ति को तुम नहीं लाई, दैट इज़ वाई कि उसे जस्ट मार दिया गया। सो आप देखो कि किस लेवल का ब्रूटैलिटी है ना, अलग अलग रीजीम्स में। सो आई एम नॉट अफ्रेडिंग योर, मैं मतलब अफ्रेड नहीं कर या हॉरिबल क्रिएट नहीं कर रही हूँ कि हाउ इट इज़, बट या एक्चुअली ऐसे भी रेजीम्स होते हैं और या प्रेजेंटली वो सब वर्किंग है, प्रैक्टिस में है। सो लाइफ एग्जाम्पल है हमारे पास कि जो प्रैक्टिसेबल हो रहा है। एंड ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई नॉर्थ कोरिया से स्केप कर जाए, कंट्री से भागने की कोशिश करे, ऐसे बीच में एक वाटर बॉडी भी है, बट मान लेते हैं कि कोई स्केप कर जाए, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके और पुश्तों को उसकी सज़ा मिलेगी उसके भाग जाने की वजह से। तो आप सोचो कि लाइफ कितना हार्ड है ऐसे कंट्रीज़ में, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट। मैंने अभी तो बहुत कुछ चाइना के रिलेटेड एंड नॉर्थ कोरिया के रिलेटेड बता दिया, बिकॉज इन सारी कंट्रीज़ में टोटल कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है हर एस्पेक्ट में। मीडिया को कंट्रोल करना हो, लाइफ को कंट्रोल करना हो, इकोनॉमी को कंट्रोल करना हो, ऑल अबाउट।
So now move to next regime under the non-democratic regime, that is military regime. Military regime simply पता चल रहा है कि जहाँ पर मिलिट्री का रूल होगा, राइट, सारे आस्पेक्ट, मतलब मिलिट्री का बेसिकली रूल होगा. नाउ नेक्स्ट वन इज फैसिज्म रेजिम. फैसिज्म क्या होता है? जो कि अल्ट्रा नेशनलिज्म की बात करते हैं, मतलब राष्ट्रवाद के नाम पे कुछ भी करेगा, राइट. एक्सट्रीम मिलिटेरियन नेशनलिज्म, जैसे कि इटली में मुसोलिनी ने राष्ट्रवाद के नाम पर बहुत एक्सट्रीमनेस किया. सो दिस इज कॉल्ड फैसिज्म. नाउ नेक्स्ट वन इज मोनार्कियल रेजिम. मोनार्की मतलब हेरिडिटरी, जहाँ पर रूल चलेगी, है ना, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा. तो दिस इज फॉलो इन द कंट्री, ये प्रैक्टिस करा जाता है सऊदी अरबिया में, राइट. नाउ नेक्स्ट रेजिम इज थियोक्रेटिक रेजिम. सो थियोक्रेटिक रेजिम क्या होता है? बेसिकली ये रिलीजियस पर डिपेंड होता है, मतलब रिलीजियस लीडर बेसिकली इसमें रूल करते हैं, जैसे कि वेटिकन सिटी में ये प्रैक्टिस होता है एंड ईरान में प्रैक्टिस होता है. नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज हाइब्रिड रेजिम. हाइब्रिड मतलब नाम से ही आ रहा है समझ में कि हाइब्रिड मतलब मिक्स होगा. किस चीज़ का मिक्स होगा? तो दैट इज डेमोक्रेटिक प्लस अथॉरिटेरियन. सो डेमोक्रेटिक का और अथॉरिटेरियन का, इन दोनों का ही मिक्सअप होगा. उस रेजिम को हाइब्रिड रेजिम कहते हैं, और ये बेसिकली प्रैक्टिस करा जाता है हंगरी एंड टर्की में, राइट. एंड या नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज ट्रांजिशनल रेजिम. अब ये ट्रांजिशनल क्या होता है? ट्रांजिशनल मतलब कि जो जस्ट मूविंग बिटवीन डेमोक्रेटिक टू अथॉरिटेरियन, या फिर अथॉरिटेरियन टू डेमोक्रेटिक, मतलब वैसी कंट्रीज जो कि ट्रांजिशन फेज से होकर गुजर रही है, या तो अभी वो डेमोक्रेटिक है जो कि शिफ्ट होकर अथॉरिटेटिव को अडॉप्ट कर रही है, या फिर वो अथॉरिटेटिव है और शिफ्ट होकर वो डेमोक्रेसी में जा रही है. सो वो ट्रांजिशनल रेजीम बेसिकली बांग्लादेश का जैसे कि अभी हालत है, तो जस्ट वो ट्रांजिशनल फेज पर है ना, एक रेजीम को छोड़ के दूसरे रेजीम में जा रहा है. यही हाल अभी हम अफगानिस्तान में भी देख रहे हैं, एंड ओवरऑल सूडान एंड म्यांमार, राइट. सो हमारी जितने भी नाइबर कंट्रीज है, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब में जस्ट हम यही उन कंट्रीज़ में देखा जा रहा है कि ट्रांजिशनल फेज से होकर गुजर रही है. उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो है किस में और जा किस में रहे हैं. सो ट्रांजिशनल फेज में कुछ डेमोक्रेटिक है तो अथॉरिटेरियन में जा रही है, कुछ अथॉरिटेरियन है तो डेमोक्रेसी में आ रही है. और पाकिस्तान का तो जैसे हमें पता ही है कि मिलिट्री कूज जस्ट प्रेशराइज करके, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी रेफरेंडम का यूज़ करके लोगों से करवा लिया गया. सो हमारे आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ की आप जस्ट रिजीम देख लो कि किस तरीके का शासन सिस्टम या पावर है, राइट, किस फॉर्म का गवर्नमेंट चल रहा है. सो या वी लकी कि वी लिव इन इंडिया, क्योंकि हमारे सिविल राइट्स का जितना हमारी सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन देती है, नदर देन कि कोई भी दूसरे कंट्रीज़ में ऐसा मिलता है. अब चाइना और जैसे कि मैंने नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल दिया, तो आप इससे आइडिया लगा लो कि किस लेवल तक ब्रूटैलिटी की जाती है. उस वुमेन को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने गॉडफादर की मूर्ति अपने साथ कैरी नहीं की. सो थिंक अबाउट इट. एंड नाउ मूव टू द लास्ट वन, दैट इज पैट्रीमोनियलिज्म. अब ये पैट्रीमोनियलिज्म क्या होता है? बेसिकली जो इलीटफुल पीपल्स के थ्रू रूल करा जाता है ना, इलीटफुल ग्रुप ऑफ पीपल्स जहाँ पर रूल करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैट्रीमोनियलिज्म. ठीक है. सो बेसिकली आज के वीडियो में हमने क्या कवर करा? रेजीम क्या होता है? पावर, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जिसमें कि हमने प्रेसिडेंटल फॉर्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म, सेमी प्रेसिडेंटल फॉर्म एंड किस किस कंट्री में प्रैक्टिस करा जाता है ये देख लिया, और उसके फीचर्स भी जान लिए. नाउ फिर हमने देखा कि नॉन डेमोक्रेटिक रेजीम, जिसमें अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन, फैसिज्म, जस्ट मिलिट्री एंड जस्ट पैट्रोमोनियलिज्म, मोनार्की, थ्योरोक्रेटिक, हाइब्रिड एंड ट्रांजिशनल, ये सारे हमने रेजिम्स के बारे में जान लिया. सो होप सो आपको समझ में आया होगा. एंड या बाय बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ.